अच्छा, ऑडिट की क्लास है। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हमने पिछली जो क्लास की थी उसमें हम लोगों ने क्या किया था। हमने ग्रुप एंड ट्रांसनेशनल ऑडिट्स, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, दिस इज ट्रांसनेशनल, ट्रांसनेशनल ऑडिट्स। ग्रुप यानी सब्सिडरी वगैरह होती है, ट्रांसनेशनल यानी डिफरेंट कंट्रीज में जो कंपनीज लाई कर रही होती है उनके ऊपर किस किस्म के ऑडिट रिस्क होते हैं, हमने ये पढ़ा था। सेम वही 4 टेक्निक्स के साथ अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैंने आपको ये बताया था। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑडिट की क्लास में। इससे पीछे चले जाएं तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि लिंक क्या होता है बिटवीन ऑडिट एंड बिजनेस रिस्क। उसके बारे में हमने पढ़ा है कि हम लोग बिजनेस रिस्क जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं कंपनी के लिए, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उतना रिस्क है कि हमारा प्रॉफिट गिर सकता है, हम लोग लॉसेस में जा सकते हैं। अगर हम लोग लॉसेस में जा सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल कि हमारे कंपनी बंद हो जाए फॉर द फॉरसीबल फ्यूचर, मतलब हम लोग गोइंग कंसर्न के assumption पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे ऑडिट रिस्क राइज होता है कि कंपनी जो है वो गोइंग कंसर्न नहीं है, और और जो बोर्ड है और जो कंपनी है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न की बेसिस पे ही बनाई हुई है, हालांकि बननी वो ब्रेकअप बेसिस पे चाहिए। ठीक है, ये हमारा ऑडिट रिस्क और बिजनेस रिस्क के दरमियान में एक लिंक था। फिर हम लोगों ने, मैंने आपको इससे पहले की क्लास में समझाया था कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, हम लोग कैसे बिजनेस रिस्क को अज्यूम करते हैं। हम लोग कहते हैं कि वी डोंट बिकम द ऑडिटर, वी बिकम ए बिजनेस कंसल्टेंट। मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन का तरीका बताया है कि डिक्रीज इन प्रॉफिट्स और डिक्रीज इन रेपुटेशन यानी डैमेज रेपुटेशन, वो बिजनेस रिस्क है मेरे लिए। और बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं लिखना सिखाया था उसके बारे में। ज़्यादातर इसमें कॉपी पेस्टेड मटेरियल होता है क्वेश्चन के अंदर से, और आइडेंटिफिकेशन के हम लोग ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं और अपनी तरफ से एक स्टोरी बयान कर देते हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल स्केप्टिक पर्सन। फिर हमने ऑडिट रिस्क पढ़ा है, ऑडिट रिस्क 4 किस तरह से उसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बेसिक कितने मार्क्स होते हैं उसके। हमने इनहेरेंट कंट्रोल डिटेक्शन रिस्क के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ा कि कैसे लगा सकते हैं। एनालिटिकल क्या चीज़ होती है, हमने ये भी पढ़ा कि एनालिटिकली आप किस तरह आइडेंटिफाई करते हो रिस्क को। और फिर ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी आगे होते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन भी दिया जिसके ये 2 पार्ट्स थे, जो कि आपने मुझे करके अभी तक शायद नहीं दिए थे। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टुवर्ड्स आज वाले टॉपिक पे, विच इज अबाउट ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। इस चीज को समझने के लिए ना आपको सिर्फ एक ये चीज पता होनी चाहिए कि ये दोनों जो है ना, ये सारा कुछ ये एक ही कैटेगरी में फॉल होता है, जिसको बोलते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। इसको कहते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ठीक हो गया। ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट प्रोसीजर्स, ये क्या चीजें होती हैं ये हम लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स क्या है। सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स एक टॉपिक का नाम है, सिंपली सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाना, प्रोसीजर्स करना, ऑडिट को वेरीफाई करना, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फिगर्स लिखे हुए हैं उनको वेरीफाई करना। मैं एज एन एग्जांपल आज यहाँ पे ना पूरी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सेट बनाऊंगा, जहाँ पे हमारे पास शुरू होते हैं एसेट। एसेट्स के अंदर मेरे पास आएगा पीपीई, मेरे पास लीज आ जाएगा, मेरे पास इसके बाद आरओयू एसेट लीज के अंदर जो होता है आरओयू एसेट आ जाएगा मेरे पास। मेरे पास कुछ और चलो नहीं होता है, करंट एसेट्स आ जाते हैं फिर मेरे पास। करंट एसेट्स में मैं कहता हूँ कि अच्छा, ये जो ऊपर है ये नॉन करंट एसेट्स। ठीक हो गया। इसको हाईलाइट कर देते हैं, फिर करंट एसेट्स को हाईलाइट कर देते हैं। हम लोग कह देते हैं कि नीचे करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आती है, रिसीवेबल आता है, फिर हमारे पास कैश आता है। ठीक है, आपके पास करंट एसेट्स आ गए। फिर आपके पास इक्विटी आती है। इक्विटी के अंदर आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, प्रीमियम भी हो सकता है, और साथ ही साथ रिजर्व या फिर एक रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक हो गया, ये आपकी इक्विटी आ गई। इक्विटी के बाद आपके पास आती है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आपके पास होती हैं सबसे पहले लोन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन जिसको कहते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म लोन आ गया। अभी आप इसी को रखो सामने, और फिर करंट लायबिलिटीज में आप कर दो। अच्छा, यहाँ पे आप लीज लायबिलिटी पे डालो सर, और इसको एक नीचे करके हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड एंड अदर पेबल्स
या ट्रेड पेबल्स, या आप सीधे इसको बोल दो ट्रेड पेबल्स आ जाते हैं आपके पास फिर आ जाता है अगेन लीज लायबिलिटी आ जाएगी, डेफर्ड टैक्स भी आ सकता है। ठीक है, ये चीजें आ सकती हैं। अब इनकी अमाउंट्स के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मैं पाउंड्स में लिख रहा हूँ अमाउंट्स को, ठीक है, कंट्रोल बी। पीपीई की टोटल थी 1 मिलियन की अमाउंट, यहाँ पे पीपीई की टोटल थी 1 मिलियन की अमाउंट। आरओयू एसेट से मेरे पास लीज एसेट जो रिकॉर्ड था वो मेरे पास 1.2 मिलियन पाउंड्स का रिकॉर्डेड था, ठीक है। इन्वेंट्री थी मेरे पास 500,000 पाउंड्स की, रिसीवेबल मेरे पास पड़ा था 700,000 पाउंड्स था, और कैश मेरे पास था 8 मिलियन पाउंड्स, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर्स मेरे पास थे 400,000 करते उसको। फिर आपके पास प्रीमियम जो था दैट वाज अराउंड 8 मिलियन कर दो, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स आपके पास थी 2 मिलियन की। लॉन्ग टर्म लोन आपके पास 1 मिलियन का पड़ा हुआ था, ये आ गया। लीज लायबिलिटी आपके पास 600,000 की पड़ी हुई थी, और यहाँ पे ट्रेड एंड अदर पेबल आपके पास पड़े हुए थे 700,000 के। लीज लायबिलिटी जो नीचे पड़ी थी वो 500,000 की थी, और डेफर्ड टैक्स मेरे पास 200,000 का था, ठीक है। ये तो मेरे पास आ गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ गई। अब अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाऊं, इनकम स्टेटमेंट जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, सबसे पहले रेवेन्यू आ जाएगा मेरे पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक हो गया। फिर मैं नीचे लेके जाऊंगा तो मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद मैं बोलूंगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फिर मेरे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर मेरे पास फाइनेंस इनकम, फाइनेंस एक्सपेंस आ जाएगा, या इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आप इसको कह सकते हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद मेरे पास बनेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आएगा टैक्स, और फिर आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, या फिर पीए पैट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, और लार्ज वाली। अब अगर मैं इसकी फिगर्स देख लूँ, रेवेन्यू में कहता हूँ लेट्स सपोज आपके पास 7 मिलियन का था, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास थी -1 1.2 मिलियन की, इन दोनों को नेट करके ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा। फिर मेरे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि 200,000 के थे, एडमिनिस्ट्रेशन 300,000 के थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है ऑल ऑफ द अबव, और जो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट आया था ये माइनस में आएंगे, ठीक हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस में कहता हूँ आपके पास 400,000 का था, गेन माइनस में आएगा, और पीबीटी लेने के लिए मैं ऊपर को नेट कर दूंगा। टैक्स में कहता हूँ मेरे पास 300,000 का था एक्सपेंस, अगेन माइनस में आएगा ये भी, और पैट मेरे पास बनता है ये ये मेरे पास एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई। ये मैंने अभी बनाया क्यों है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर ऊपर लिख देते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक हो गया। अब मैंने ये बनाया क्यों है, इसलिए मैंने इतनी मेहनत करके ये बनाया ताकि मैं कुछ समझा सकूँ, कुछ कुछ चीज आपको समझा सकूँ। यहाँ पे इसमें थोड़ी सी ऐड कर देते हैं स्पेस, ताकि डिफ्रेंसिएशन हो जाए, या फिर स्पेस ना भी ऐड करें तो हम लोग ये भी कर सकते हैं इस तरह से। ये एक स्टेटमेंट होगी मेरे पास, और ये दूसरी स्टेटमेंट होगी। ये बनाने का मकसद क्या है अभी, डिफरेंशिएशन समझाना कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है, ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर आपने ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ना है, हमारा मेन कोर्स ऑफ टॉपिक हमेशा से ऑडिट प्रोसीजर ही रहेगा, लेकिन ऑडिट प्रोसीजर के अलावा हम लोग ऑडिट एविडेंस की तरफ जाते हैं। सबसे पहले अगर ऑडिट प्रोसीजर हम लोगों ने समझना है तो हमें ऑडिट एविडेंस के बारे में पता होना चाहिए कि यार व्हाट इज एन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस किस चीज को बोला जाता है, हर वो चीज आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो रिलेट करती है, जहां से आप आइडेंटिफाई कर सको कि वेदर अ गिवन फिगर
ये पीपीई की फिगर क्या ये ठीक है या गलत है, क्या ये रिकॉर्ड सही हुई भी है या गलत रिकॉर्ड हुई, इसमें कोई कैलकुलेशन करते वक्त तो एरर नहीं हुआ हुआ। तो वो चीज़ कंफर्म करने के लिए जहाँ से आप एविडेंस उठाओगे, जिस डॉक्यूमेंट को यूज़ करोगे, जिन चीज़ों को यूज़ करोगे, चाहे आप इंटरनेट पे जाओ, चाहे आप कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स यूज़ करो, चाहे आप किसी थर्ड पार्टी के डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करो, उन सब चीज़ों को बोला जाता है, वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है ऑडिट एविडेंस। ठीक है? अब ऑडिट एविडेंस के लिए ना हम लोग एक मेमोनिक यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑडिट एविडेंस का टॉपिक शुरू करूँ। ऑडिट एविडेंस के लिए एक मेमोनिक यूज़ किया जाता है व्हिच इज़ DATA3 डाटा 3। ये आपके पास एक मेमोनिक है। इस मेमोनिक का मतलब क्या है? D स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी कुछ छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। आपके पास फिक्स्ड एसेट रजिस्टर आ जाता है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर और भी इनवॉइस आ जाती है। इनवॉइस के बाद आपके पास आप ये भी कह सकते हो कि मटीरियल रिसीट्स फॉर्म आ सकते हैं, डिलिवरी चालान्स डिलिवरी फॉर्म आ सकता है, ठीक है? सप्लायर अ, बस इतना बहुत है यहाँ तक, ठीक है? इसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि आपके बल्कि नहीं वो अगले उसमें आ जाते हैं। ये आपके पास आती हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ चीज़ें, इसके अलावा और भी होती हैं हमेशा, ठीक है? ये आप जैसे-जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे-वैसे आप समझोगे कि और इसके अलावा क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स के अलावा डी पहला वाला जो था उसके अगला आता है मेरे पास ए, दिस स्टैंड्स फॉर एसेट्स। आपके पास ये भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। अगेन इसमें भी आपके पास एफएआर फॉल करेगा, ये वाला फिक्स एसेट रजिस्टर वाला एफएआर फॉल करेगा यहाँ पे भी, ठीक है? इसमें आपके एसेट्स के अगेंस्ट इनवॉइसेस वगैरह मतलब एसेट से रिलेटेड अब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फॉल कर जाते हैं। डी अगेन स्टैंड करता है डायरेक्टर्स के साथ। डायरेक्टर्स में क्या-क्या चीज़ें फॉल करती हैं हमारे पास अ, बोर्ड मिनट्स सबसे बड़ा यही हमारे पास एविडेंस होता है डायरेक्टर्स के लिए बोर्ड मिनट्स वाला। फिर इसके बाद अगर आप जाना चाहते हो तो आप आ जाओ ए जो है फाइनल डाटा 3 के अंदर दिस फॉल्स फॉर अकाउंटिंग बुक्स। इन अकाउंटिंग बुक्स के अंदर यानी कि आपकी डबल एंट्री, आपका ट्रायल बैलेंस, आपकी कैश रजिस्टर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैश रजिस्टर इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, ठीक है? ये चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर अकाउंटिंग बुक्स के अंदर। और 3 होता है थर्ड पार्टी, व्हिच इसके अंदर आती है चीज़ें हमारे पास कन्फर्मेशंस। अच्छा। अब ये डाटा 3 समझाने की वजह क्या है? ऑडिट एविडेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि कांसेप्चुअल है बहुत ज़्यादा। ये चीज़ आपको बुक के अंदर ऐसे थ्योरेटिकल मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स, एसेट्स, डायरेक्टर्स वगैरह-वगैरह ये आपको जो है ना ये आपको मिलेंगे थ्रू बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो वेग होके मिलेंगे कि आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑडिट एविडेंस में फ़ॉल करते हैं, एसेट्स भी हैं वो भी ऑडिट एविडेंस में फ़ॉल करते हैं। थर्ड पार्टी डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड मिनट्स हैं, ये भी ऑडिट एविडेंस में फॉल करती हैं। अकाउंटिंग बुक्स हैं, ऑडिट एविडेंस है। थर्ड पार्टी है, ऑडिट एविडेंस है। इन एसेंस डाटा 3 का मतलब ये है कि अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो ना पीपीई को, तो आपका एविडेंस कहाँ से उठेगा? कहाँ से आपको मिलेगा? फिक्स्ड एसेट रजिस्टर से मिल सकता है। जाके आपने देखना है कि भाई एसेट है भी असल में या नहीं है। जिसकी वैल्यू उन्होंने 1 मिलियन रिकॉर्ड की हुई है, एक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का एसेट है, कोई बिल्डिंग इन्होंने रिकॉर्ड की हुई है 2 लाख की, तो क्या वो बिल्डिंग एक्जिस्ट भी करती है या नहीं करती? तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि भाई वो एसेट को जाके फिज़िकली देख सकते हो, लेकिन फिज़िकली देखना एक प्रोसीजर है, लेकिन डॉक्यूमेंट आपका क्या है? बेसिक एविडेंस आपका क्या है? वो बिल्डिंग यानी कि वो एसेट, ठीक है? तो इसी तरह से आपके ये ऑडिट एविडेंस बन जाते हैं सारे के सारे। अगर मैं छोटा-मोटा आपको समझाऊँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर बैंक स्टेटमेंट आपका होता है, बैंक स्टेटमेंट से कोई चीज़ ट्रेस कर रहे हो, जैसे उस दिन मैंने आपको समझाया था, दैट इज़ योर एविडेंस, बैंक स्टेटमेंट इज़ योर एविडेंस, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर इज़ योर एविडेंस, इनवॉइस अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, कोई एक्सपेंस इनकर किया है, तो भाई उसकी इनवॉइस तो होगी ना, वो तो रिक सँभाल के रखी होगी ना कंपनी ने, तो वो एक एविडेंस है। मटीरियल रिसीट्स फॉर्म ये क्या मतलब है? आपने मटीरियल खरीदे किसी सप्लायर से और उसका आपने एविडेंस देखना है, तो या तो उस सप्लायर ने जो आपको इनवॉइस भेजी है, वो देख लो, या तो आपने मटीरियल की जो रिसीप्ट फॉर्म होगा एक जो कि सप्लायर ने आपसे साइन कराया होगा, जिसकी कॉपी आपने भी रखी होगी, सप्लायर ने भी अपने पास रखी होगी, तो वो आप देख लो, वो आपका एक एविडेंस है।
इसके अगेंस्ट अगर आपने कोई चीज बेची है किसी को, तो आपने इनवॉइस उसको दी हुई होगी, कॉपी होगी आपके पास इनवॉइस की, लेकिन एट द सेम टाइम उस बंदे से आपने साइन भी तो कराए होंगे ना कि भाई देखो आपको चीजें रिसीट हो गई हैं, तो वो रिसीट फॉर्म देख लो। ठीक है, डिलीवरी फॉर्म देख सकते हो आपकी क्या वो चीजें डिलीवर हुई है, तो डिलीवरी फॉर्म भी आपने साइन कराया होगा, तो ये भी एक ऑडिट एविडेंस है। फिक्स एसेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टर बोर्ड मिनट्स। देखो कोई भी लीगल कोई केस चल रहा है, कोई चीज चल रही है, ठीक है, कोई बड़ा अगर कोई केस चल रहा है, डायरेक्टर्स की हर साल या हर 6 महीने के बाद एक मीटिंग होती है, जो कि रिकॉर्ड होती है हमेशा। ये रिकॉर्ड जिस पेज के ऊपर होती है ना, या जिस तरह से रिकॉर्ड होती है, उसको बोला जाता है बोर्ड मिनट्स। उस बोर्ड मिनट्स के अंदर ये सिर्फ एक आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट का नाम है बोर्ड मिनट्स का। लेकिन इसको डॉक्यूमेंट्स में क्यों नहीं पुट करते, क्योंकि डायरेक्टर इटसेल्फ एक सेपरेट एविडेंस है, पूरा का पूरा डायरेक्टर्स वाला डी, डाटा 3 के अंदर डी जो दूसरे वाला है, वो डायरेक्टर्स एक सेपरेट एविडेंस है मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये जो बोर्ड मिनट्स है ना, ये यहाँ पे अगर आप बोर्ड मिनट्स को पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टर्स की सारी मीटिंग की कन्वर्सेशन यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। आप बोर्ड मिनट्स को पढ़ोगे, आप सोचोगे यार इस कंपनी पे कोई केस तो नहीं हुआ, कोई ऐसा बड़ा केस तो नहीं है, तो आप अगर बोर्ड मिनट्स को पढ़ोगे तो डायरेक्टर्स ने कोई ना कोई आपस में गुफ्तगू तो की हुई होगी ना कि भाई कोई केस चल रहा है, इसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना। छुपा नहीं सकते, लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप बोर्ड मिनट्स में सब कुछ रिकॉर्ड करोगे, आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर आपने वो रिकॉर्ड किया हुआ होगा तो आप वहां से पढ़ के आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि कोई मसला चल रहा है, कोई चीज चल रही है जो कि रिकॉर्ड होनी चाहिए, शायद ना हुई भी हो। ठीक है, अकाउंटिंग बुक्स, ट्रायल बैलेंस को आप देख सकते हो, आप कैश रजिस्टर को देख सकते हो, कैश आउटफ्लो हुआ किस चीज के लिए हो रहा है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अकाउंटिंग बुक्स के अंदर जाके। डबल एंट्री ठीक हुई भी है, गलत हुई भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दैट थिंग्स। फिर थर्ड पार्टी कंफर्मेशन क्या होती है? मेरे पास यहाँ पे ये रिसीवेबल पड़ा हुआ है 7 लाख का, मैं इस पे ये वाला प्रोसीजर भी लगा सकता हूँ कि भाई 7 लाख अगर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है रिसीवेबल से, तो इनको कुछ ना कुछ बेचा है मैंने, वो जो बेचा है मैंने उनको, तो वो क्या रिकॉर्ड हुआ है मेरे पास, रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन अगर मैं इस 7 लाख के रिसीवेबल को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो मेरे पास एविडेंस कहाँ से उठेगा? या तो इनको जो मैंने चीजें डिलीवर की हैं, तो मैं क्या करूंगा, डिलीवरी फॉर्म मैंने साइन कराया होगा वो मैं देख सकता हूँ, वो मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। या तो मटेरियल रिसीट फॉर्म, उनको जो मटेरियल रिसीव हो गया उस पे भी उन्होंने साइन कराया होगा, या मैं इनवॉइस देख सकता हूँ जो रिसीवेबल रिकॉर्डेड है उसके अगेंस्ट मुझे इनवॉइस दिखा दो। ठीक है, अगर वहां पे भी आप क्योंकि प्रोफेशनल स्केप्टिक बनते हो भाई, आपने वहां तक नहीं जाना, आप एक अच्छा एविडेंस उठाना चाहते हो, अभी हम लोग प्रोसीजर नहीं लगा रहे, हम लोग सिर्फ एविडेंस देख रहे हैं, तो क्या करोगे, थर्ड पार्टी वाला उठा के लगाओगे, सीधा सीधा क्या बोलोगे, कंफर्मेशन, कि भाई इन सबको बताओ, इनको एक ईमेल भेजो या एक पेपर पे लिख के भेजो कि भाई हम लोग इस कंपनी के ऑडिटर हैं, आप मुझे बताएं कि इस 7 लाख के जो रिसीवेबल है, खैर मैं अपनी बात काट रहा हूँ दोबारा से, 7 लाख का जो रिसीवेबल है इसका कोई ब्रेकअप होगा, लेट सपोज इसके ब्रेकअप इस तरह के 3 लाख जो है वो एक बंदे का है, 2 लाख एक बंदे का है, और 1 लाख मैंने एक और बंदे से रिसीव करने। ठीक है, इस तरह से ब्रेकअप होगा, ये जो है अली है, ये गोहर है, और ये जो है ये जुनेद है। मैंने इन बंदों से पैसे रिसीव करने एज अ कंपनी, तो मैं क्या करूंगा, मैं अली को एक पेपर के ऊपर लिख के भेजूंगा कि भाई मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूं, ब्ला ब्ला ब्ला, आप मुझे बताओ कि आपने इस कंपनी को भी कितने पैसे पे करने हैं। तो वो मुझे बता देगा कि भाई मैंने 3 लाख पे करने हैं, तो ये चीज क्या होगी, ये क्लियर हो गई मेरे पास, ये वाली मेरे पास ग्रीन हो गई, टिक हो गई कि भाई उसने, इन्होंने 3 लाख रिकॉर्ड किया हुआ था, इनके रिसीवेबल नहीं, मुझे मैंने उनको जब कंफर्मेशन भेजी, मैंने उनको, उसने मुझे क्या बोला, 3 लाख है। ये आपकी कंफर्मेशन है, ये आपका एक एविडेंस है, कंफर्मेशन इटसेल्फ इज एन एविडेंस। ठीक है, गोहर को भी आपने कंफर्मेशन भेजी, वो भी हो गया क्लियर, जुनेस को आपने लेटर से कंफर्मेशन भेजी, वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये चीजें आपकी साइड पे हो गई। ये आपके होते हैं एविडेंसेस, हर एक चीज के लिए एक सेपरेट एविडेंस है। अब मैं अगर फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ आऊं, तो ये अभी आपने गौर से रिकॉर्डिंग सुननी है कि हर एक के लिए सेपरेट एविडेंस, में छोटा मोटा सा आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा मैं आपको भी नहीं इन डिटेल नहीं चाहूंगा, क्योंकि फिर वो प्रोसीजर्स की तरफ बात चली जाती है, प्रोसीजर्स को मैं आपको सेपरेटली इन डिटेल समझाऊंगा अभी इससे आगे। पीपीई के लिए क्या एविडेंस है, फिक्स एसेट रजिस्टर, वो एसेट खुद एक एविडेंस, उसको जाके देखना चाहते हो तो वो एक एविडेंस हो जाएगा। ठीक है, आरओयू एसेट के लिए कोई एग्रीमेंट होगा इनका, विच अगेन कम्स इन द डॉक्यूमेंट, आप यहां पे लिख सकते हो कि एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है। आप देख सकते हो आरओयू एसेट जो इन्होंने रिकॉर्ड किया है, उसके ऊपर इन्होंने एक्सर्ट किया इकोनॉमिक सब्सटेंस के मुताबिक कि भाई इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है, तो उन्होंने
कोई ना कोई तो एविडेंस होगा ना। वो एविडेंस क्या है? एग्रीमेंट कितने सालों के लिए आपके पास है, क्या वो फाइनेंस लीज में फॉल करता है, नहीं फॉल करता, ब्ला ब्ला ब्ला, वो एक सेपरेट बात है, वो प्रोसीजर है। लेकिन एविडेंस क्या है? वो एग्रीमेंट, वो एसेट। अगेन फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकते हो, अगेन आप उस पे जाके उसका एग्रीमेंट देख सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? अगेन फिजिकल वेरिफिकेशन। इन्वेंट्री एक एसेट है, एक इंटेंजिबल एसेट है, जो कि आपके पास पड़ा हुआ होता है, आप जाके फिजिकली देख सकते हो। फिजिकल अगेन ये एसेट है, एसेट इटसेल्फ क्या है? एक एविडेंस है, आप फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन रिसीवेबल एक इंटेंजिबल एसेट है, पैसे हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया कंफर्मेशन एक एविडेंस है। कैश, बैंक को कंफर्मेशन आप भेज सकते हो, एक एविडेंस है। बैंक आपको बता देगा, देखो ये जो एज एट रिकॉर्डेड ना, एज एट द ईयर एंड, एज एट 31 दिसंबर 2021 इनके पास इतना कैश पड़ा था। तो आप बैंक को भी सेम इस तरह की कंफर्मेशन लिख के भेज दो कि भाई बताएं कि आपके पास इस कंपनी का कितना कैश पड़ा हुआ है इस दिन के ऊपर, पूरे साल का नहीं, इस दिन के ऊपर। वो आपको बता देगा मेरे पास 8 मिलियन का पड़ा है, ये चीज हो गई, ठीक है। ये कंफर्मेशन क्या हुई, इसकी भी आपने कंफर्मेशन भेजी, एविडेंस है। अगेन एक और एविडेंस चाहिए, बैंक स्टेटमेंट देख लो, 31 दिसंबर 2021 पे कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, आप बैंक स्टेटमेंट से कंफर्म कर सकते हो। ठीक हो गया, ये आपका एविडेंस था। इक्विटी के ऊपर अगर मैं ऑर्डिनरी शेयर्स, इसका एविडेंस आपको मिलता है जो जहां पे आपने शेयर्स इशू किए हुए जिस मार्केट के अंदर, वहां पे देख लो, ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं कितने शेयर्स हैं, वैल्यू क्या है उसकी। प्रीमियम का आपको किस तरह पता है? मार्केट वैल्यू आपका एविडेंस है, जो कि ऑनलाइन आपको मिल सकता है किसी भी लिस्टेड कंपनी का, ठीक है। अक्सर अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो प्रीमियम वहां पे नहीं पड़ा हुआ होगा, ठीक हो गया। अगर ऑर्डिनरी शेयर्स का इटसेल्फ, अगर वो एक लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड थी तो आप ऑनलाइन देख पा रहे थे, लिस्टेड नहीं है तो फिर उसका एक रिकॉर्डेड फॉर्म होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा उसका भी, जो आप जस्ट जहां से उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, उसको देख सकते हो भाई डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं इनके, वो एक एविडेंस हो जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका एविडेंस क्या है कि पिछले साल वाला था, इस साल का प्रॉफिट बना, ये इसका एविडेंस है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इटसेल्फ इनका एविडेंस, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स में यही अमाउंट उठ के जा रही है। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज के लॉन्ग टर्म लोन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट उठा लो, वो एक एविडेंस है। लीज लायबिलिटी अगेन एग्रीमेंट है, नॉन करंट में फॉल करिए, करंट में। अच्छा ये दो चीजें सेपरेट क्यों फॉल? क्योंकि हम लोगों ने आईएफआरएस 16 में पढ़ा हुआ है कि एक आरओयू एसेट रिकॉर्ड होता है, फिर जो लायबिलिटी होती है वो सेपरेट दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। कुछ हिस्सा जाता है नॉन करंट में रिकॉर्ड होता है, कुछ हिस्सा जाता है करंट पोर्शन में रिकॉर्ड होता है। तो ये वही है, मतलब इसके ऊपर जो आप प्रोसीजर, जो एविडेंस इसके, वही एविडेंस इसका भी होगा, ठीक है। फिर आता है करंट लायबिलिटीज के ऊपर, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। आप इसको भी कंफर्मेशन भेज सकते हो कि भाई बताओ कि इस कंपनी ने आपके कितने कितने पैसे देने हैं, कंफर्म कर लो, तो आपको वो एविडेंस मिल जाएगा। आप इसके अगेंस्ट सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड खत्म होने के बाद अगर किसी को कोई पैसे दिए हैं, तो वो, और वो पिछले साल से रिलेट करते हैं, तो वो लायबिलिटी में रिकॉर्ड होने चाहिए ना। ऐसे ही तो आपने नहीं दे दिए वो पैसे किसी को, तो वो यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो वो आपका एक एविडेंस है। बैंक स्टेटमेंट अगेन इसके लिए भी एक एविडेंस है, ठीक है। लीज लायबिलिटी वही बात जो यहाँ पे की थी। डेफर्ड टैक्स, गवर्नमेंट के रेट्स एविडेंस है, ऑनलाइन वेबसाइट से आपको मिल सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या क्या एविडेंस होता है? अगर यहाँ पे आप आ जाओ, तो पहले मुझे इसको ठीक करने दो। रेवेन्यू, रेवेन्यू के ऊपर अगर आपने एविडेंस की बात करनी है, तो क्या चीज आपकी एविडेंस हो सकती है रेवेन्यू के ऊपर? इनवॉइस इटसेल्फ बहुत बड़ा एविडेंस है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपने जो परचेजेस की हैं, जो चीजें बेची हैं, उस वो खरीदी होंगी, तो वही उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में अमाउंट आ रही है, तो उसकी इनवॉइस उठा लो, वो एक एविडेंस है। ग्रॉस प्रॉफिट तो खैर रिकैलकुलेशन कर लेना एक एविडेंस है विद इन इटसेल्फ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनवॉइसेस, बैंक से पेमेंट होना, ये सब कुछ एविडेंस है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इनवॉइसेस, बैंक से पेमेंट होना, एक्सपेंसेस के लिए ज्यादातर ये इनवॉइसेस और बैंक से पेमेंट हो रही हो, ये एक एविडेंस होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिकैलकुलेशन एक एविडेंस है यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकैलकुलेशन कर लो, रिकैलकुलेशन नहीं विद एग्रीमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन से उठ के आ रहा है, तो परसेंटेज ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने परसेंट होता है, वो एक एविडेंस है। एग्रीमेंट आपका एक एविडेंस है। यहाँ पे अगेन पीबीटी है, तो वो रिकैलकुलेशन एविडेंस है। टैक्स, जो प्रोसीजर यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था एविडेंस के बारे में, ऑनलाइन रेट निकाल लो, आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। ये आपके थे अभी तक एविडेंसेस। एविडेंस के लिए आप ये चीजें याद कर लो। ऑडिट एविडेंस इटसेल्फ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि अकेले नहीं पूछ सकता एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चंस में, लेकिन ये ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ मिलके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कैसे बनता है? ऑडिट प्रोसीजर्स की तरफ आ रहे हैं, और यही हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स की।
ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या कहलाते हैं कि आपने एक चीज को वेरीफाई करना है, आपने एक चीज को कंफर्म करना है, आपने ये जितनी भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है ना, और ये जो नीचे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनी हुई है, आपने कंफर्म करना है, आपने इसके ऊपर रिपोर्ट देनी होती है, आपने बताना होता है क्या ये फिगर्स ठीक हैं या गलत हैं, आपने ये चीजें बतानी होती हैं। तो उनको बताने के लिए आप इन चीजों को टेस्ट करते हो, क्या ये चीज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, क्या ये ठीक है गलत है, आपने इसको लगाना है। इन चीजों को टेस्ट करना इज नोन एज ऑडिट प्रोसीजर। अगर इसकी डेफिनेशन आपने ऑडिट प्रोसीजर की पढ़नी है तो वो आप बुक से पढ़ोगे। इसका चैप्टर कौन सा है, इसका चैप्टर नंबर है, इसका चैप्टर नंबर 9 है सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स का, ठीक है, वहां से आप इसकी डेफिनेशन को पढ़ सकते हो। ऑडिट प्रोसीजर का क्या मतलब हुआ कि आपने किसी चीज को टेस्ट करना है, क्या वो चीज ठीक है गलत है, वो आप उसके ऊपर प्रोसीजर लगाते हो, उसको टेस्ट करना ही एक प्रोसीजर होता है, इसलिए इसको ऑडिट प्रोसीजर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको एक हैक दिया ऑडिट एविडेंस के लिए, डाटा 3 मेमोनिक यूज किया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, वैसे ही ऑडिट प्रोसीजर यानी सब्सटेंशियल प्रोसीजर लगाना, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाना भी उसके लिए भी हैक होता है, और बहुत ईजी हैक है। अगर ये चीज आपसे कॉन्सेप्चुअलाइज हो जाती है ना, तो आपको बहुत आसान हो जाता है किसी भी पेपर के अंदर प्रोसीजर लगाना। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, परफॉर्म ऑडिट, ये क्वेश्चन था, ठीक है, यही वाला जो पहले भी हम लोग 2 दफा जिसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, ये वाली इन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। रिस्क आइडेंटिफाई करो, बिजनेस से रिस्क आइडेंटिफाई करो। प्रोसीजर भी इन्हीं के ऊपर ऐसे ही लगते हैं, परफॉर्म प्रोसीजर्स ऑन द ऑडिट रिस्क फॉर ईच रिस्क, परफॉर्म 2 प्रोसीजर्स, यानी जो जो रिस्क एग्जिस्ट आपने वेरीफाई किए थे, उनको जो जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किए थे उनके बारे में लिखा था, अब उनके ऊपर प्रोसीजर्स लगाओ कि उनको कैसे वेरीफाई करोगे, कैसे बताओगे कि वो जो रिकॉर्ड हुआ है, काम हुआ है, ठीक हुआ है, उसको कैसे वेरीफाई करोगे, जो हुआ है ठीक हुआ है, वेरीफाई भी तो करना है ना। हम लोग F8 में ऑडिट रिस्क के लिए रिकमेंडेशन देते थे, ठीक है, वो रिकमेंडेशन ही हमारा क्या होता था, प्रोसीजर होता था। सेम एज दैट यहाँ पे, वहां पे भी हम लोग सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे होते थे सेपरेट, लेकिन यहाँ पे आप रिकमेंडेशन नहीं देते, यहाँ पे थोड़ा सा इन डेप्थ आप बता देते हो कि भाई प्रोसीजर्स क्या चीजें होती हैं, ठीक है, आप बताते हो कि प्रोसीजर्स में ये काम करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि क्या ये काम ठीक हुआ है या गलत हुआ है। ठीक हो गया। आते हैं हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर। इसके लिए हम लोग ना सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम, मैनेजमेंट उसके बारे में कुछ assertions कहती है। मैनेजमेंट की assertions का मतलब क्या है, मैनेजमेंट ये अज्यूम करती है जो मैंने काम किया हुआ है ठीक किया हुआ है, यही उसकी सबसे बड़ी assertion होती है। अब assertions को फर्दर ब्रेक किया जाता है। सबसे पहले क्या बात हुई, मैंने क्या बात की, मैनेजमेंट की assertions होती हैं। ये मैनेजमेंट assertions कहती हैं, मैनेजमेंट कहती है कि भाई जो काम मैंने किए ठीक किया हुआ है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल स्केप्टिक पर्सन, आप बोलोगे मैं क्यों यकीन करूं भाई कि आपने काम ठीक किया हुआ है या गलत किया हुआ है, मैं तो ऐसे यकीन नहीं करने वाला, मैं अपने प्रोसीजर्स लगाऊंगा, उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या जो आपने काम किया ठीक किया हुआ है, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा। इसलिए पहले आपको समझना है कि मैनेजमेंट की assertions क्या क्या होती है। मैनेजमेंट की assertions दो चीजों में डिवाइड होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन SOFP एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस SPL, जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की assertions यानी मैनेजमेंट जो क्लेम्स करती है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, उनको मैनेजमेंट assertions बोलते हैं। दीज द क्लेम्स, क्लेम क्या करेगी वो सबसे बड़ा, कि सब कुछ ठीक है भाई, लेकिन उन क्लेम्स को भी हम लोग डिवाइड करते हैं आगे कि क्लेम्स किस किस तरह के हो सकते हैं। वो क्लेम्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में डिवाइडेड होते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन के लिए मेरे क्या क्लेम्स है मैनेजमेंट के, वो एक अलग चीज होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या क्लेम्स है मैनेजमेंट के लिए, वो अलग चीज होगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए जो मैनेजमेंट क्लेम्स करती है ना, दे आर, उसका मेमोनिक होता है EVCR, और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैनेजमेंट क्लेम्स करती है उसका मेमोनिक होता है कोका, COCCA, कोका। आप इन दोनों को याद कर लो, इन मेमोनिक्स को, आपको मैनेजमेंट की assertions याद हो जाएंगी। अभी मैं आपको ब्रेकअप दे रहा हूं, मैंने आपको ऑडिट एविडेंस दिया, मैं आपको मैनेजमेंट की assertions दूंगा, आगे मैं एक और चीज समझाऊंगा अब आपको। जब 3 चीजें कंबाइन करोगे तो आपका एक प्रोसीजर बन जाएगा, इन 3 चीजों को इकट्ठा करोगे आपका एक प्रोसीजर बन जाएगा। ऑडिट इस तरह से आसान है, ठीक है। अच्छा खैर, हम लोग आते हैं EVCR और कोका की तरफ। हमने क्या बात की, मैनेजमेंट क्लेम्स करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स के बारे में। आइटम क्या है, दिस इज एन आइटम, दिस इज एन आइटम, दिस इज एन आइटम, ये कैश एक आइटम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम है ना, इन्हीं सबको आइटम्स को मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है। तो इन एसेंस मैनेजमेंट का क्लेम है कि हर एक आइटम ठीक है, हर एक आइटम
किस तरह से ठीक है? अगर वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आइटम है तो मैनेजमेंट क्लेम करेगी वो ये चीजें ठीक है, ई ठीक है, उसके बारे में बी ठीक है, सी ठीक है, आर ठीक है। अगर अब ये ईवीसीआर क्या है इसको बाद में देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बारे में मैनेजमेंट क्लेम करेगी भाई को कोका है, वो बिल्कुल ठीक है। कोका क्या चीज है हम लोग बाद में बात करेंगे। ईवीसीआर क्या चीज होती है? ई स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टेंस, V stands for valuation, C stands for completeness, and R stands for rights and obligations. ठीक हो गया? ये मैनेजमेंट के क्लेम्स हो गए रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसको बाद में डिस्कस करते हैं कि हर एक का क्या मतलब है और कोका क्या चीज होती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो आ रहा है, कोका सबसे पहले वाला सी होता है अगेन कंप्लीटनेस, O stands for occurrence, C stands for cut off, and अगला C stands for कोका। कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ एंड है। रुको, A stands for, यहां पे लिखे हुए मेरे पास, दिस स्टैंड्स फॉर ईवीसीआर। ईवीसीआर क्लासिफिकेशन सबसे आसान है, इस वजह से थोड़ा सा ये याद रखना मुश्किल होता है। क्लासिफिकेशन, और A स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी। ये हो गए आपके मैनेजमेंट के क्लेम्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अब हर एक क्लेम का मतलब क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं। एग्जिस्टेंस, अभी हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, ये सारी चीजें जो कि यहां तक है। इसके बारे में मैनेजमेंट क्या क्या कहती है देखो, हम लोग एग्जांपल लेंगे एसेट को, पीपीई को एग्जांपल लेते हैं। हम लोग कहते हैं सबसे पहले एग्जिस्टेंस, मैनेजमेंट क्लेम करेगी कि भाई ये एग्जिस्ट करता है ये एसेट, तभी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ई फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, मैनेजमेंट का एक क्लेम है कि ये एसेट एग्जिस्ट करता है। मैनेजमेंट का दूसरा क्लेम है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू ठीक रिकॉर्ड हुई हुई है। मैनेजमेंट ये भी क्लेम करती है कि एक तो वो एग्जिस्ट करता है, दूसरा कि उसकी वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक है, तीसरा कि वो कंप्लीटनेस है। मतलब मैंने पीपी रिकॉर्ड करते हुए कोई चीज मिस नहीं की, मैंने सारी की सारी पीपी रिकॉर्ड की। ऐसा नहीं किया कि हो सकता है मेरी 10 बिल्डिंग्स थी, मैंने गलती से 9 रिकॉर्ड कर दी, एक नहीं की। मैनेजमेंट क्लेम करेंगे मैंने सब कुछ ठीक रिकॉर्ड किया, पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया, कुछ नहीं मिस किया हुआ मैंने इसमें। ठीक है, मैनेजमेंट का ये भी क्लेम है कंप्लीटनेस का, यानी कितने हो गए, 3 हो गए। एग्जिस्टेंस, बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, वैल्यूएशन, बिल्डिंग की वैल्यू ठीक रिकॉर्डेड है, और तीसरा कंप्लीटनेस कि मैंने कोई भी बिल्डिंग मिस नहीं की, सारी बिल्डिंग्स रिकॉर्ड की हुई है। दूसरा, फिर आता है चौथा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपके पास राइट है कि और कि आप इसको रिकॉर्ड कर सको? क्या मतलब है इस बात का कि आप इस बिल्डिंग को ऑन करते हो, यू ऑन दिस बिल्डिंग, दैट इज व्हाई यू रिकॉर्डिंग इट। क्योंकि अगर आप ऑन ही ना करते, कंट्रोल ही ना होता आपका, तो फिर आप इसको रिकॉर्ड भी ना कर सकते। यहाँ पे राइट्स का मतलब सिर्फ ऑन नहीं है, ऑन तो लीगल फॉर्म हो गई ना, हम लोग तो इकोनॉमिक फॉर्म की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे राइट्स का मतलब ये है कि आपके पास राइट्स है कि आप इस चीज को रिकॉर्ड कर सको, यू हैव द कंट्रोल ओवर दिस, कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और दूसरा इसका नाम है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन आता है आपके पास लायबिलिटीज वाले कॉलम में, कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप रिकॉर्ड कर सको। मैनेजमेंट ये क्लेम करे कि मेरे पास राइट है कि मैं एसेट रिकॉर्ड कर सकूं, मैनेजमेंट ये क्लेम करे कि मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि मैं एसेट, ये लायबिलिटी रिकॉर्ड कर सकूं। ठीक है, ये हो गए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के क्लेम्स। अब आते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। यहां पे इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। यहां पे मैनेजमेंट के क्या क्या क्लेम्स हैं? कोका, सी सबसे पहला किस चीज के लिए स्टैंड करता है? कंप्लीटनेस। मैनेजमेंट अगेन ये क्लेम करेगी कि मैंने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया, कुछ भी मिस नहीं किया हुआ मैंने इसमें। ठीक है भाई, मैनेजमेंट का एक क्लेम है। दूसरा क्लेम क्या है? ऑकरेंस। मैनेजमेंट ये भी क्लेम करेगी कि मैंने सिर्फ वो चीजें रिकॉर्ड की हैं जो कि ड्यूरिंग द ईयर अकर हुई है। ठीक है, मैनेजमेंट फिर कट ऑफ में क्या चीज बोलेगी अगले वाले सी में, कि मैंने जो
रेवेन्यू मेरा 2021 का था, सिर्फ वही 2021 में रिकॉर्ड हुआ है। जो रेवेन्यू 2022 का था वो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। मतलब कि मैंने ईयर एंड पे जाके जो रेवेन्यू 2021 में फॉल करता था वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, जो रेवेन्यू 2022 में फॉल करता था वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ये उसका क्लेम है। ठीक है। अच्छा, ये आपस में ना इंटरलिंक भी होते हैं। यहाँ पे मैं इसका बाद में समझो, इससे आगे समझाता हूँ, पहले आप इनको समझो। कट ऑफ के बारे में बात कर लिया हमने कि कट ऑफ में क्या है कि जो जिस साल की चीज है वो उसी साल में रिकॉर्ड हुई हुई है। कोई अगले मंथ की है, अगले मंथ की चीज पहले में रिकॉर्ड नहीं हुई हुई, कोई आगे पीछे चीज नहीं हुई, जिस साल की चीज है उसी साल में रिकॉर्ड हुई हुई है। ये भी मैनेजमेंट का क्लेम है। क्लासिफिकेशन, कि जो चीज रेवेन्यू में फॉल करती है इस हेड में, वो इधर ही रिकॉर्ड हुई है। जो चीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फॉल करती है वो इधर ही रिकॉर्ड हुई है, जो चीज एडमिनिस्ट्रेशन में फॉल करती है वो इधर ही रिकॉर्ड हुई है। ऐसा नहीं किया मैंने कि एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज गलती से मैंने इधर डाल दी हो, ऐसा नहीं किया। क्लासिफिकेशन बिल्कुल ठीक है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब ये है कि इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हुई है। अब ये आपस में लिंक्ड है। हम लोग सिर्फ नाम चेंज करते हैं फॉर एसओएफपी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। एजर्शंस बेसिक सेम रहती है। एग्जिस्टेंस को आप लिंक कर सकते हो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाला एग्जिस्टेंस क्या था कि भाई चीज एग्जिस्ट करती है, असल में भी है, ये नहीं है कि वैसे रिकॉर्ड किया गया। उसको लिंक करते हो ऑक्यूरेंस के साथ कि भाई ऑक्यूरेंस का भी मतलब वही है ना कि इस साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर होती है। एट द ईयर एंड हम लोग सिर्फ बनाते हैं, उस डेट के ऊपर बनाते हैं कि इस डेट में हमारे पास क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल के लिए बनती है, तो उसके लिए हम लोग अक्यूरेंस का नाम लेते हैं कि इस साल के अंदर वो चीज अक्यूर हुई भी है या नहीं हुई है। मैनेजमेंट क्लेम करती है कि हुई है। ये सारे के सारे होते हैं हमारे पास मैनेजमेंट के क्लेम्स, मैनेजमेंट की एजर्शंस होती है ये। ठीक है। ये एजर्शंस है। आपको मैंने दो चीजें अभी तक समझा सकता हूं, ऑडिट एविडेंस जो कि होता है डाटा 3। इसको मैं यूं कर देता हूं, ओहो एक मिनट। फिर मैंने आपको ऑडिट प्रोसीजर के बारे में बताया। ऑडिट प्रोसीजर से पहले मैंने आपको समझाया कि इसको निकाल दो, ऑडिट प्रोसीजर जहन से निकाल दो करके। अभी मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट की एजर्शंस क्या क्या होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के मैनेजमेंट क्लेम करती है कि वो ईवीसीआर है। ईवीसीआर में एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन फॉलो कर जाते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैनेजमेंट क्लेम करती है कि भाई वो कोका है। कोका क्या चीज है? कंप्लीटनेस, ऑक्यूरेंस, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी। आपको ये लफ्ज याद कर लेने चाहिए। आपको सिर्फ ये बेसिक, अगर ईवीसीआर और कोका, डाटा 3 ये चीजें याद हो जाए तो आगे आपको पेपर के अंदर ये चीजें जनरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। फिर आप इनको मेमोराइज कर सकते हो। 2-3 बार दीवारों को ऊंचा ऊंचा पढ़ के सुनाओ कमरे का दरवाजा बंद करके, तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। फिर आपको ये चीजें भूलने वाली नहीं है। ठीक है। ये चीजें याद करने वाली है। ठीक है। फिर अब ये हमारी दो चीजें हो गई। अब इन दोनों चीजों से हट के एक तीसरी चीज है जिसका हम लोग यहां पे बनाएंगे, और उसको हम लोग नाम देते हैं प्रोसीजर का। अब आ जाते हैं हम लोग प्रोसीजर के ऊपर। प्रोसीजर के लिए भी मेमोनिक है। वॉवल्स, वॉवल्स के इनिशियल्स याद है ना? A E I O U। 5 उंगलियों पे पढ़ा करते थे 1-2 क्लास में। A E I O U, ये हमारे वॉवल्स जो हैं, दीज आर माय प्रोसीजर्स। मैंने आपको 3 चीजें अब तक समझा चुका हूं। ऑडिट एविडेंस डाटा 3 है। मैनेजमेंट की एजर्शंस दो चीजों में डिवाइडेड है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर अगर आप कोई देखना चाहते हो कि मैनेजमेंट की एजर्शन क्या है या क्लेम क्या है, तो वो ईवीसीआर है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर देखना चाहते हो कि क्या है मैनेजमेंट की क्लेम, तो वो कोक है। ठीक है। तीसरी चीज जो बिल्कुल इन दोनों से हटके है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो AEIOU है। AEIOU क्या है? वॉवल्स है। वॉवल्स किस लिए हम लोग यूज करते हैं? प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई करने के लिए, याद रखने के लिए कि भाई ये प्रोसीजर आप लगा सकते हो किसी चीज को वेरीफाई करने के लिए। अब इस मेमोनिक को पहले समझते हैं और फिर मैं आगे आपको समझाता हूं कि इसका ब्रेकअप किस तरह से आप समझोगे। यहां पे हम लोग क्या करते हैं? ए स्टैंड्स फॉर, मुझे 1 मिनट दें प्लीज। अच्छा, कहां पे थे? हाँ, प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स में मैंने आपको बताया कि वॉवल्स यूज करते हैं हमेशा से। ये वॉवल्स आपको समझा देंगे कि प्रोसीजर्स का मेमोनिक क्या है, और अगर आप इन वॉवल्स को याद कर लोगे आपको कभी कोई प्रोसीजर लगाना नहीं भूलेगा। ये 3 अलग अलग चीजें क्यों हैं, ये थोड़ी सी देर बाद हम लोग समझते हैं। इन तीनों चीजों को कंबाइन किया जाता है। ये डाटा 3 को ईवीसीआर, कोका और AEIOU, इन
तीनों चीजों को कंबाइन करते हैं। ये दो तो एक ही चीज है ना, मैनेजमेंट के एजर्शंस हैं, एसओएफपी वाले और एसपीएल वाले, ये तो एजर्शंस है मैनेजमेंट की। लेकिन है एसेंस टोटल तीन चीजें। इन तीन चीजों को कंबाइन करोगे, आपका एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर बन जाएगा, पेपर में आपका एक मार्क्स बन जाएगा एक एक लिखने पे। ठीक है, प्रोसीजर्स के ऊपर आते हैं। प्रोसीजर्स में सबसे पहले हमने बात की ए आई ओ यू वॉवल्स, आप याद रखो, आपको प्रोसीजर्स याद रहेंगे। अब वॉवल्स किस किस चीज में आते हैं? सबसे पहला ए फॉल करता है विद इन एनालिटिकल, ई फॉल करता है इंक्वायरी, आई फॉल करता है इंस्पेक्शन, ओ फॉल करता है ऑब्जर्वेशन, एंड यू स्टैंड्स फॉर कैलकुलेशन। ये आपके हो गए प्रोसीजर्स। अब ये प्रोसीजर्स, इनका मतलब क्या है, ये किस तरह से आप पेपर में यूज करोगे, अभी इसको समझ लेते हैं। देखो, एनालिटिकल मैंने आपको यहां पे समझाया था। आपने सबसे पहले एनालिटिकल यूज किया था पहली क्लास में ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। यहां पे आप एनालिटिकल यूज कर सकते हो एज ए प्रोसीजर। एनालिटिकल टेस्टिंग कर लो। कैसे करोगे कि आपका रेवेन्यू जो है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी इतनी कम इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रोसीजर लगा लो। आप बोलो कि भाई मैं रेवेन्यू के ऊपर मैं टेस्ट कर लूंगा, कि देख लूंगा कि ये मैंने प्रोसीजर लगाया ना, तभी मुझे पता चला कि भाई रिस्क है। तो मैंने क्या प्रोसीजर है, मैंने प्रोसीजर लगाया रेवेन्यू का, मैंने परसेंटेज इंक्रीज निकाला, मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स का परसेंटेज इंक्रीज निकाला, मैंने दोनों कंपेयर किया, और जो ये एक आप कह सकते हो कि एक इन प्रोपोर्शनेट डिसप्रोपोर्शनेट ट्रेंड था, मैंने वो आइडेंटिफाई कर लिया। तो मैं प्रोसीजर अपना बना लिया कि भाई मैं डिसप्रोपोर्शनेट आइडेंटिफाई करने के लिए इंक्रीज या डिक्रीज में एनालिटिकल लगा लिया मैंने, ये आपका ही प्रोसीजर था। इंक्वायरी करना, पूछना लोगों से, आगे पीछे दौड़ना भागना और पूछना लोगों से, दिस इज एन इंक्वायरी। दूसरों से पूछना, मैनेजमेंट से पूछ सकते हो आप किसी चीज के बारे में, आप डायरेक्टर से पूछ सकते हो किसी चीज के बारे में, ये भी एक प्रोसीजर होता है लगाना। अब हम लोग प्रोसीजर से बात कर रहे हैं। इंस्पेक्शन करना, किसी चीज को इंस्पेक्ट करो, देखो कि क्या वो एग्जिस्ट करती है। मैंने पीपी के बारे में एविडेंस का आपको बताया था, क्या है एविडेंस? एसेट इटसेल्फ एविडेंस है, लेकिन उसको जाके इंस्पेक्ट करना, उसको जाके देखना कि क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये आपका प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, लेकिन आगे आ जाओ। ऑब्जर्वेशन करना, आप किसी चीज को ऑब्जर्व करो, खड़े होकर देखो एक दो दिन तक कि भाई वो कैसी चल रही, वहां से आपका एक प्रोसीजर लग जाएगा। रिकैलकुलेशन परफॉर्म करना, वैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर वी जो था, ईवीसीआर में वी वैल्यूएशन, एसपीएल में कोका के अंदर ए एक्यूरेसी, उसको रिकैलकुलेट करोगे, प्रोसीजर है आपका। ठीक है, ये हो गए प्रोसीजर्स, आपके 5 प्रोसीजर्स हैं, मैनेजमेंट की एजर्शंस हैं, और उसके अलावा आपके पास ऑडिट एविडेंस है। अब इन तीनों को कंबाइन करके आपने एक प्रोसीजर बनाना है। प्रोसीजर कैसे बनेगा, यहां पे थोड़ी सी मुश्किल आती है कि भाई आपने अपने दिमाग में इसको कंबाइन करना है, इन तीनों चीजों को, ये तीनों चीजें आपके दिमाग में सेव है। अब इन तीनों चीजों को कंबाइन करना है और एक प्रोसीजर बना देना है आपने ऑडिट करने के लिए। ऑडिट करने के लिए प्रोसीजर को आप कैसे बनाओगे? आप हमेशा याद रखोगे इस लाइन को, अप्लाई ए ई आई ओ यू ऑन डाटा 3 टू वेरीफाई EVCR और कोका। क्या मतलब है इस बात का? ये लफ्ज तो आपको पता है क्योंकि ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये डाटा 3 भी आपको पता है, ये AIOU भी आपको पता है, ये हम लोगों ने भी पढ़नी है। ये चीजें तो आपको पता है भाई। ओ, एक सेकेंड। हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि सेंटेंस है अप्लाई AEIOU ऑन डाटा 3 टू वेरीफाई EVCR और कोका। ये लफ्ज जो बीच में मैं यूज करूँ, AEIOU, डाटा 3, EVCR, कोका, ये हमें पता है, ये हम लोग समझ गए। AEIOU का मतलब ये प्रोसीजर, डाटा 3 का मतलब ये एविडेंस, EVCR का मतलब और कोका का मतलब ये है कि मैनेजमेंट का क्लेम। आपका ये एक प्रोसीजर बन जाता है। अगर आप प्रोसीजर को अप्लाई करो ऑन दिस एविडेंस वाले पोर्शन पे, डाटा 3 पे, यानी AEIOU, एनालिटिकल, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, ये वाले प्रोसीजर्स इसके ऊपर अप्लाई करो, तो आपका एक प्रोसीजर बन गया। और आपकी क्या चीज वेरीफाई हो जाएगी?
कि मैनेजमेंट का जो क्लेम है एग्जिस्टेंस का, क्या वो ठीक है या गलत है, आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। वैल्यूएशन ठीक है या गलत है, आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। कंप्लीटनेस ठीक है या गलत है, आपको ये वेरीफाई हो जाएगा। राइट है, ऑब्लिगेशन है, ये वेरीफाई हो जाएगा। मैं एक प्रोसीजर आपको सिर्फ बना के देता हूँ। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पीपीई के अगेन, एक एसेट की। मैं एक प्रोसीजर बनाने लगा हूँ, गौर से सुनना है। मैंने क्या पढ़ा है कि AEIOU को अप्लाई करूं ऑन डाटा 3। सबसे पहले तो ये वाला काम करूंगा, लेकिन मैंने क्या वेरीफाई करना है, EVCR या फिर कोका, कोई एक चीज। मैं किस चीज पे काम करूं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे काम करूं यहाँ पे। तो मैं कौन सा उठा लूंगा, EVCR, क्योंकि वो लिंक करता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ। तो मैं ये वाला उठाऊंगा, ठीक है। मैंने अब क्या करना है, प्रोसीजर अप्लाई करना है ऑडिट एविडेंस के ऊपर, यानी डाटा 3 के ऊपर, टू वेरीफाई दीज क्लेम्स। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो इसके साथ क्या क्या क्लेम है। इसके साथ क्लेम आपका बन सकता है कि भाई ये एग्जिस्ट करता है। मैनेजमेंट क्लेम कर रही थी ना कि आपका जो एसेट है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मैनेजमेंट ये भी क्लेम कर रही थी कि जो आपकी वैल्यूएशन है इस एसेट की वो बिल्कुल ठीक है। मैनेजमेंट ये भी कंप्लीट एज्यूम करती है कि भाई आपने कंप्लीटली एसेट्स रिकॉर्ड किए में। अब ना आपने दिमाग हमेशा इस्तेमाल करना है। ये कंप्लीटनेस के बारे में मैं आपको अभी समझा रहा हूं। देखो, कुछ चीजें होती हैं कंप्लीटनेस के बारे में। एसेट, जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट ज्यादा रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगी ना, हमेशा कम तो नहीं करेगी। तो एक कंप्लीटनेस वाली बात तो खैर यहाँ पे खत्म हो जाती है कि क्योंकि हमें पता है कि मैनेजमेंट ओवर एंड अबव जाने की कोशिश करेगी अपने एसेट्स से। वो एसेट्स की वैल्यू ज्यादा कर सकती है, वो एसेट्स को ज्यादा शो करा सकती है। एग्जिस्ट ना कर तो फिर भी रिकॉर्ड कर लिया, वो राइट ही नहीं है फिर भी रिकॉर्ड कर लिया, वो काम कर सकती है। लेकिन कंप्लीटनेस, कोई एसेट वो कम रिकॉर्ड कर ले, ऐसा वो नहीं कर सकती। हाँ, ये कंप्लीटनेस वाला काम भी कर सकती है, लायबिलिटीज के अंदर अपनी लायबिलिटी कम शो कराने के लिए। तो ये चीज मैंने भी आपको क्यों बताई कि मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि ऑडिट का पेपर आप हमेशा एक बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल वे में लेके चलते हो। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले करते हो और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट आखिर में करते हो। तो अगर आपने प्रोसीजर कंप्लीटनेस के ऊपर बनाना है तो आप आखिर में बनाओगे हमेशा, क्योंकि एसेट की कंप्लीटनेस जो है वो इतना डाउट नहीं होता। लेकिन लायबिलिटी की कंप्लीटनेस के ऊपर डाउट होता है कि मैनेजमेंट कम रिकॉर्ड कर सकती है, ठीक है। अगेन वापस ऊपर आते हैं। मैंने क्या बोला था, मैनेजमेंट क्लेम करती है कि एग्जिस्ट करता है मेरा एसेट। आपने इसके ऊपर प्रोसीजर बना के देखना है कि क्या असल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मैनेजमेंट ने क्लेम किया कि भाई इसकी वैल्यू ठीक रिकॉर्डेड है। मैनेजमेंट ने पीपी के बारे में क्लेम किया कि वो कंप्लीटली रिकॉर्डेड भी है। मैनेजमेंट ने ये भी क्लेम किया कि मेरे पास राइट है इसको रिकॉर्ड करने के लिए। अब आपने प्रोसीजर बनाना है। अब देखो जरा गौर से, मैं प्रोसीजर बनाने लगा। मेरा प्रोसीजर कहता है कि आपके पास 5 चीजें, एनालिटिकल, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन। एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी है सबसे पहले। मैं एनालिटिकल लगा सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ पिछले साल से कंपेयर करके कि भाई पिछले साल 2 लाख के एसेट्स रिकॉर्डेड थे, इस बार एकदम से 10 लाख के हो गए, ठीक है। ये कोई छोटा मोटा प्रोसीजर इतना बड़ा नहीं बन रहा, कोई ढंग का मुझे इससे एविडेंस नहीं मिल रहा, ठीक है। मुझे तो एविडेंस ऑडिट प्रोसीजर ऐसा लगाना है ना कि जो वेरीफाई ठीक तरीके से कर सके। इंक्वायरी करना, मैनेजमेंट से मैं जाकर पूछूं कि आपका एसेट एग्जिस्ट करता है नहीं करता, क्या ये ठीक है या नहीं है। आई डोंट थिंक ये ठीक है। मैनेजमेंट तो जाहिर सी बात है मुझे बताएगी ना एग्जिस्ट करता ही करता है। खैर, अगर मैं इंस्पेक्शन पे चला जाऊं, हाँ अब आई ना बात, इंस्पेक्ट कर सकता हूं मैं किसी चीज को। कैसे इंस्पेक्ट करना है, मैंने आपको क्या बोला था, ये प्रोसीजर अप्लाई करने हैं आपने डाटा 3 के ऊपर। मैं डाटा 3 के ऊपर अप्लाई करना शुरू करता हूँ इंस्पेक्शन। पहले मैंने यहाँ पे उठा ले कि भाई मैं इंस्पेक्ट करूंगा। किस चीज पे इंस्पेक्ट करूंगा, डी पे करूं, डॉक्यूमेंट पे करूं। हाँ भाई कर सकता हूं। मैं फिक्स्ड एसेट रजिस्टर पे जा सकता हूं, मैं इनवॉइस देख सकता हूं, मैं मटेरियल की रिसीप्ट दे सकता हूं और डिलीवरी फॉर्म। लेकिन यहाँ पे सबसे आसान क्या है, इनवॉइस है। मैं कहता हूं कि अगर मैनेजमेंट ने एक एसेट रिकॉर्ड किया था तो उसको खरीदा होगा, उसकी इनवॉइस आई होगी, तो मैं अगर उसको इंस्पेक्ट कर लूं तो मेरे पास एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो सकती है यहाँ से कुछ। तो मैं क्या प्रोसीजर लिखूंगा यहाँ पे, मेरा पहला प्रोसीजर बन गया, इंस्पेक्ट the invoice for the as PPE to verify the existence of the asset। मेरा पहला प्रोसीजर बन गया यहाँ पे। मैंने अपने प्रोसीजर के अंदर 3 चीजें लिखी, क्या, प्रोसीजर लगाया पूरा का पूरा डाटा 3 के ऊपर। फिर मैंने ये भी बताया आखिर में, ये देखो यहाँ पे, कि मैं ये प्रोसीजर क्यों लगा रहा, किस लिए, टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट। मतलब मैंने तीनों चीजों को कंबाइन कर दिया। मैंने प्रोसीजर लगाया, इंस्पेक्शन वाला आए, इंस्पेक्ट द इनवॉइस डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाया डी, और वेरीफाई कर ली मैंने मैनेजमेंट का क्लेम रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस। आपने भी इसी तरह से तीनों चीजों को लिखना है। पहले आप हमेशा प्रोसीजर को लफ्ज को यूज करोगे, उसके बाद ऑडिट एविडेंस में डाटा 3 के अंदर से उठाओगे, लिंक करोगे दोनों के आपस में, इंस्पेक्ट द इनवॉइस, मेरी लिंकेज हो गई। फॉर द पीपीई जहां पे आप प्रोसीजर लगा रहे हो इसके ऊपर लगा रहा हूं मैं प्रोसीजर, उसका लिख दिया मैंने कि इंस्पेक्ट द इनवॉइस
फॉर द पीपीई, जिस आइटम को मैं कर रहा हूं, और उसके ऊपर मैनेजमेंट की कौन सी assertion में वेरीफाई करता है, एग्जिस्टेंस वाली, टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट। मेरा एक प्रोसीजर बन गया। इसी एग्जिस्टेंस के ऊपर मैं एक और प्रोसीजर बनाता हूं। नंबर 2, अगेन प्रोसीजर की तरफ हूं। मैंने बताया था एनालिटिकल को ठीक प्रोसीजर नहीं बनता, इंक्वायरी को ठीक प्रोसीजर नहीं बनती, इंस्पेक्शन करना एक अच्छा प्रोसीजर बनता है। अब दोबारा से आते हैं, कोई ऐसी चीज है जो कि मैं दोबारा से कर सकूं? क्या चीज है कि डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी इनवॉइस देख चुका हूं। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट रजिस्टर कंप्लीटनेस के लिए वेरीफाई हो सकता है। यहां से मुझे एग्जिस्टेंस कैसे पता चलेगी? मैंने तो इनवॉइस देखी तो मुझे पता चला ना। फिक्स एसेट रजिस्टर में से तो मैं ये देख सकता हूँ कि जाके भाई सारे एसेट जो फिक्स एसेट रजिस्टर में पड़े थे, क्या वो यहाँ पे हैं या नहीं है। मैं तो ये कर सकता हूँ। फिक्स एसेट रजिस्टर तो वो चीज है, फिक्स एसेट रजिस्टर से आपको ये नहीं पता लगने वाला कि भाई क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इनवॉइस से करता था, मैंने पता लगा लिया। खैर, अब मैं यहाँ से निकल आया हूँ, डाटा से निकल, डी पहले वाले से डॉक्यूमेंट से निकल आया हूँ। हाँ, ए के ऊपर आ गया हूँ, एसेट्स के ऊपर आ गया हूँ। एसेट्स के ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई इंस्पेक्ट करो फिजिकली जाके उस एसेट को, और देखो कि क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एग्जिस्टेंस मेरी वेरीफाई हो रही है। मैंने इंक्वायरी इंस्पेक्शन वाला प्रोसीजर उठा लिया, जाके एसेट्स पे लगाया, और मैंने वेरीफाई कर लिया मैनेजमेंट के क्लेम के एग्जिस्टेंस को। मेरा दूसरा प्रोसीजर बन गया। मैंने क्या बोला? फिजिकली इंस्पेक्ट द एसेट, ये वाला ए। आगे फिर मैंने उसको बताना रीजन, किस चीज के लिए करूं? वेरीफाई द मैनेजमेंट क्लेम। कौन सा क्लेम? एग्जिस्टेंस वाला। टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट। ठीक हो गया। मेरे दो प्रोसीजर्स बन गए यहाँ पे इस एसेट के ऊपर एग्जिस्टेंस वेरीफाई करने के लिए। सिर्फ मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, एग्जिस्टेंस वेरीफाई करने के लिए मेरे दो प्रोसीजर्स बन गए। अब आगे आते हैं, इसी वैल्यूएशन के ऊपर आते हैं। अब मैंने पहले के ऊपर दो प्रोसीजर लगा, खैर आगे आते हैं। पहले तो मैं इसी एग्जिस्टेंस के ऊपर आगे चुका। मैंने इंस्पेक्शन कर दी एसेट्स के ऊपर, इसके अंदर कोई और चीज नहीं है। डायरेक्टर्स के ऊपर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता कोई एसेट। बोर्ड मिनट्स में क्या वो बातें कर रहे होंगे, भाई हमारा एसेट एग्जिस्ट करता है नहीं करता, वैसी बातें तो नहीं करेंगे ना, वो भी तो रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आगे अकाउंटिंग बुक्स, कैश रजिस्टर, इसके अंदर भी मुझे नहीं मिलने वाली। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन कुछ ले सकता हूँ मैं, थर्ड पार्टी से कुछ कंफर्मेशन उठा सकता हूँ कि भाई क्या इनका ये एसेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। नहीं कर सकता। अगर कर सकता था तो मैंने इनवॉइस से कर लिया, क्योंकि जिसको मैंने कंफर्मेशन भिजवानी थी वो कौन होता बंदा जिससे मैंने एसेट को खरीदा था। ठीक है। और अगर उसी की इनवॉइस मैंने देख ली तो क्या ये वाला प्रोसीजर लगाने की जरूरत है दोबारा से? नहीं। जिस बंदे से खरीदा गया था उस बंदे की इनवॉइस देख चुका हूं, तो क्या दोबारा से मुझे कंफर्मेशन उस बंदे को भिजवाने की जरूरत है? नहीं। नहीं, दो बार एक ही प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करूंगा मैं। आगे आ जाता हूं। अब मैं आता हूं, एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर चुका हूं मैं, ये वाला काम मेरा हो चुका है। मैं आता हूं वैल्यूएशन के ऊपर। वैल्यूएशन के ऊपर अब मैं किस तरह से करूंगा? मैंने वैल्यू के वैल्यूएशन सबसे पहले समझना है कि भाई मैनेजमेंट एज्यूम करती है कि मेरी वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक है। मैं क्या बोलूंगा कि मैनेजमेंट अगर ये चीज एज्यूम करी, इसका मतलब ये है कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक हुई भी है। तो कैलकुलेशन से डायरेक्टली मेरे दिमाग में क्या चीज आ गई कि ये लो भाई रिकैलकुलेशन। सबसे पहला प्रोसीजर मेरा रिकैलकुलेशन वाला यहाँ पे बन सकता है। रिकैलकुलेशन मैंने उठा लिया। किस चीज की रिकैलकुलेशन करूंगा? डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा, एसेट में जाऊंगा, इसमें जाऊंगा, इस पे जाऊंगा, इस पे जाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अगेन, लेकिन मैं डी पे जाता हूँ तो आगे मैं पढ़ता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर। मैंने सोचा था इनवॉइस, इनवॉइस, इनवॉइस के अंदर उस एसेट का ब्रेकअप पड़ा हुआ होगा कि इस एसेट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसकी कैलकुलेशन हुई भी होगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर देता हूँ रिकैलकुलेट द इनवॉइस अमाउंट विद, रिकैलकुलेट द इनवॉइस अमाउंट। क्या चीज वेरीफाई करने के लिए? टू वेरीफाई द वैल्यूएशन, टू वेरीफाई द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट। मेरा पहला प्रोसीजर बन गया। अब मैं इसी जगह पे दूसरा प्रोसीजर भी लगा सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इंस्पेक्शन पे भी जा सकता हूँ सिर्फ वैल्यूएशन वेरीफाई करने के लिए। कैसे हो सकता है कि इनवॉइस के अंदर ब्रेकअप ना गिवन? ठीक है, तो मैं अगर ब्रेकअप होता तो रिकैलकुलेट तो हो जाता, तो वो मेरा प्रोसीजर लग गया। लेकिन हो सकता है वो इनवॉइस के अंदर एक ही अमाउंट होती, तो वहां से भी कर सकते हो कि इनवॉइस में जो एक अमाउंट है वो इसके साथ मैच होनी चाहिए, इस एसेट की ओरिजिनल अमाउंट के साथ। तो मेरा मतलब क्या हुआ कि मेरे पास क्या चीज वेरीफाई होगी? वैल्यूएशन अगेन वेरीफाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ रिकैलकुलेट एंड इंस्पेक्ट।
लेकिन मैंने ऊपर भी यही प्रोसीजर लिखा, इम्पैक्ट द इनवॉइस, लेकिन मैंने वहां पे आखिर में उसकी रीजन लिखी, टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस। यहाँ पे मैंने आखिर में रीजन कुछ और लिखी, टू वेरीफाई द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट। ठीक हो गया? यहाँ पे मेरा ये काम लग गया। ठीक है, रिकैलकुलेशन में अगेन मुझे पता है IAS 16 के अकॉर्डिंगली इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, तो मैं यहाँ पे रिकैलकुलेशन में ये भी परफॉर्म कर सकता हूँ, रिकैलकुलेट करने लगा हूँ। अकाउंटिंग बुक्स की बात आ रही है, अकाउंटिंग बुक्स के अंदर मैं अगर ना जाना चाहूँ तो मैं कहता हूँ एसेट्स के अंदर FAR की बात भी आ रही होती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अब यहाँ पे प्रोसीजर लगाने लगा रिकैलकुलेशन टूवर्ड्स FAR, वेरीफाई करने के लिए वैल्यूएशन। मैं क्या बोलूंगा, नंबर 2 इज recalculate the depreciation to recalculate the depreciation in FAR to verify the net book value of the asset। अब ये नेट बुक वैल्यू जब वेरीफाई हो जाएगी तो क्या होगा, वैल्यू वेरीफाई हो रही है, नेट बुक वैल्यू इटसेल्फ क्या है, वैल्यूएशन है, तो मेरी वैल्यूएशन अगेन वेरीफाई हो गई इस प्रोसीजर से। ठीक हो गया? इस तरीके से हम लोग प्रोसीजर्स बना रहे होते हैं। ये थे रिकैलकुलेशन वैल्यूएशन वाला। कंप्लीटनेस वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या करोगे, जाओ जाके इंस्पेक्ट करो किस चीज को, FAR को, कि FAR के अंदर जितने भी एसेट्स रिकॉर्डेड हैं वो सारे के सारे मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आ रहे हो, क्योंकि हर एक चीज का एक बैकअप होता है, हर एक चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी एक चीज से उठ के आ रही होती है, डायरेक्ट यहां पे इस तरह से पोस्ट नहीं हो रही थी। ये 1 मिलियन लिंक होगा विद समथिंग, एसेट है, PPE है, तो इसके बैकअप पे क्या होता है, फिक्स एसेट रजिस्टर हुआ होगा, जाके देखो कि फिक्स इंस्पेक्ट करो फिक्स एसेट रजिस्टर को, to verify the completeness and to make sure all of the assets are recorded in PPE। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एसेट के ऊपर बड़ा अच्छा प्रोसीजर बना सकते हो आप। राइट्स हैं यानी इस एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए कहां कहां से देख सकते हो, आप देख सकते हो, इंस्पेक्ट करो अगेन इनवॉइस को, टू वेरीफाई द कंट्रोल एंड राइट्स ऑफ द कंपनी फॉर दिस एसेट। ये आपका एक एविडेंस हो गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आओ, ये SOFP की हमने बात की कि इनके ऊपर आप किस तरह से लगाते हो, अगेन यही प्रोसीजर्स आपने इधर भी लगाने हैं। आप रेवेन्यू को वेरीफाई करना चाहते हो, आपके पास क्या प्रोसीजर लगाओगे, सबसे पहला कंप्लीटली रिकॉर्डेड हुआ हुआ है रेवेन्यू या नहीं हुआ हुआ। ऑब्वियसली कंपनी हमेशा रेवेन्यू को ओवरस्टेट करने ही की कोशिश करी होगी, तो वो तो कंप्लीटली रिकॉर्ड होगा, मतलब कोई चीज मिस नहीं करेगी, वो ओवर एंड अबव जाकर रिकॉर्ड कर रही होगी, तो ये एक छोटी मोटा प्रोसीजर बन जाता है, इसमें नहीं जाना। अक्यूरेंस, क्या वो इस साल में रेवेन्यू अकर हुआ, अगर अकर हुआ तो तभी रिकॉर्ड करना चाहिए था ना, अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए था। मैं प्रोसीजर बनाना चाहता हूँ अक्यूरेंस के ऊपर, मैं क्या बोलूंगा, सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ रेवेन्यू। मैंने एक रेवेन्यू के सारा का सारा रेवेन्यू तो मैं नहीं वेरीफाई कर सकता, याद रखना हमेशा से कि सेलेक्ट अ सैंपल वाली जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, हम लोग नीचे की एश्योरेंस देते हैं। देयर इज नेवर एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एक सैंपल बेसिस पे एश्योरेंस दी जा रही होती है, तो हम लोग हमेशा सैंपल बेसिस पे काम करते हैं। मैं क्या बोलूंगा, सेलेक्ट अ सैंपल, रेवेन्यू के अंदर से सैंपल उठाओ, फिर उसके बाद इंस्पेक्ट द इनवॉइसेस, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके इनवॉइस, टू वेरीफाई द अक्यूरेंस ऑफ द सैंपल रेवेन्यू, टू वेरीफाई द अक्यूरेंस ऑफ द रेवेन्यू। दूसरा, रेवेन्यू के ऊपर कट ऑफ का होता है, कट ऑफ के ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ रेवेन्यू एट द ईयर एंड, क्योंकि कट ऑफ का इशू कब बनता है, साल खत्म होने पे। मेरा साल ये था, इस 2021 का ये दिसंबर था, यहां पे मेरा साल खत्म हो रहा था, यहां से जनवरी शुरू होता था, फिर आगे से दिस वाज जनवरी। अब ये भी तो पॉसिबल है ना कि जनवरी की कोई इनवॉइस आई हो, मैंने दिसंबर में रिकॉर्ड कर दिया, तो वो किस पीरियड में डिस्क्लोज होगी, वो इस पीरियड में डिस्क्लोज होगी, हालांकि वो होनी किधर चाहिए थी, अगले पीरियड में होनी चाहिए थी। तो कट ऑफ का इशू भी रेवेन्यू के ऊपर बनता है, और ये बहुत आप कह सकते हो कि बड़ा प्रोसीजर है इसके लिए, और एक अच्छा पॉजिटिव प्रोसीजर है पेपर के लिए भी, कि आपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पहले दिखा रही। इसके रेवेन्यू के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट, अक्यूरेंस, रेवेन्यू, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन तो खैर नहीं, एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ के ऊपर आप कैसे लगाओगे, एट द ईयर एंड, क्योंकि ईयर एंड के ऊपर मसला बनता है हमेशा से। अब ये वो बातें जो कि SPR से आपको पता होनी चाहिए, आपको F7 और F8 से पता होनी चाहिए ये बातें, ये वाली चीजें, कि एट द ईयर एंड, ये छोटी छोटी बातें आपको F8 से आएंगी, आपको याद करनी होंगी, मेमोराइज करनी होंगी, अपने दिमाग में वापस लानी होंगी ये वाली बातें F8 की, कि कट ऑफ का इशू ईयर एंड पे बनता है हमेशा, वहां पे भी तो प्रोसीजर्स लगाए थे ना। तो यहाँ पे किस तरह से करोगे कि कट ऑफ का अगर आपने टेस्ट करना है, तो पहले आप बताओ कि एट द ईयर एंड सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ इनवॉइसेस फ्रॉम रेवेन्यू,
फिर उसके बाद प्रोसीजर बताओ कि भाई इंस्पेक्ट दोज इनवॉइसेस, डाटा 3 के अंदर पहले वाला डी, टू वेरीफाई द कट ऑफ the management's assertion and to verify that the revenue has been recorded in the correct period. अगर आप ये लिखो कट ऑफ लिख दो या ये लिखो कि to verify that revenue has been recorded in the correct period, तो बात एक ही है, क्योंकि करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड करने का केस से रिलेट करता है कट ऑफ, करेक्ट पीरियड वाली बात ज्यादा ठीक लगती है, ठीक है, इसलिए उसको कट ऑफ की जगह करेक्ट पीरियड लिख दो, ये एक शॉर्ट मेमोनिक है सिर्फ। फिर उसके बाद कुछ एविडेंस ऊपर वाले थर्ड पार्टी कंफर्मेशन वाले लगाना सिखा देता हूँ कि देखो रिसीवेबल है, रिसीवेबल की एक बैलेंस पड़ा है आपके पास, बैलेंस कितने का है 7 लाख के, वही बैलेंस वही प्रोसीजर आपने लगाने हैं, एविडेंस आपको मिलना है उनको कंफर्मेशन भिजवाने से। क्या प्रोसीजर बनाओगे, आप बोलोगे इंक्वायरी के अंदर जाओगे, इंक्वायरी के अंदर आपका फर्दर स्टेप है, इंक्वायर कर रहे हो ना, पूछ रहे हो, पूछताछ कर रहे हो लोगों से, तो ये कंफर्मेशन भिजवाना, ये पूछताछ है। आप क्या बोलोगे, send confirmations to the receivable to confirm the existence of the receivable, to confirm the valuation of the receivable, to confirm the completeness of the receivable. Completeness यहाँ से obviously verify नहीं हो सकती, ठीक है, इस उससे प्रोसीजर से। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट टू रिकॉर्ड करने कंफर्मेशन से रिकॉर्ड हो जाएंगे। फर्दर आपने प्रोसीजर लगाना है इसके ऊपर, ऑब्वियसली एक ही चीज तो अब नहीं लगाते रहोगे ना, इंक्वायरी वाली नहीं लगाते, इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। ऑब्टेन अ ब्रेकअप ऑफ रिसीवेबल and inspect the invoices of those receivables to confirm existence, to confirm valuation, to confirm completeness. Perform a recalculation of the receivable from the start of the year. कैसे कि देखो अगर आपका रिसीवेबल स्टार्ट में इतना बड़ा था, आपने उसमें रेवेन्यू को, इसको यहाँ पे नहीं लिखते हम लोग, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। मैं कहता हूँ आपका एक ओपनिंग रिसीवेबल पड़ा था, आपने उसमें रेवेन्यू ऐड किया होगा, क्योंकि रेवेन्यू क्या है आपका रिसीवेबल में जा रहा होता है ज्यादातर। आपने क्या किया, ओपनिंग रिसीवेबल लेट्स सपोज 10,000 का पड़ा था, आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करके आपने रिसीवेबल बुक कर लिया 2,000 का। इन सब में से आपको पैसे मिल गए, कैश जो रिसीव हुआ वो मिला आपको 2500 का। आपका ईयर एंड पे रिसीवेबल कितना होना चाहिए अगर रिकैलकुलेशन परफॉर्म करो, वो होना चाहिए 1000 का ओपनिंग बैलेंस प्लस उसके अंदर, क्योंकि वो भी रिसीव करना था, अभी हुआ नहीं था। इन एडिशन मैंने अब और कितना रिसीव करना था रेवेन्यू की वजह से 2000, एक्चुअल कैश में जो कितना रिसीव हुआ 2500, वो ये रहा। तो मेरे पास क्लोजिंग रिसीवेबल 500 का आ गया, मैंने रिकैलकुलेशन परफॉर्म कर दी। रिकैलकुलेट द ओपनिंग रिसीवेबल्स टुवर्ड्स द क्लोजिंग रिसीवेबल्स टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस, या फिर आप कह सकते हो वैल्यूएशन ऑफ द रिसीवेबल्स। इस तरह से आप प्रोसीजर्स बनाते हो, यू अप्लाई दीज प्रोसीजर्स। अगर मैं स्क्रीन को अब साफ करूं थोड़ा सा, तो ये है कि ये खत्म हो गया एंड ये भी खत्म हो गया, जो प्रोसीजर्स हमने लगाए थे। आपने क्या बोला भाई, इस लाइन को आप याद रखें, अप्लाई AEIOU ऑन डाटा 3 टू वेरीफाई EBCR और कोका। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे करें तो आपने क्या वेरीफाई करना है, कोका को वेरीफाई करना है। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे तो आपने किस चीज को वेरीफाई करना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एजर्शंस व्हिच इज EBCR, ठीक है। अप्लाई करो AEIOU को अपॉन ऑडिट एविडेंस यानी डाटा 3 टू वेरीफाई मैनेजमेंट के एजर्शंस। अब इसके लिए मैं क्वेश्चन लाजमी कराऊंगा, ये आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तभी इसकी एक बेसिक नॉलेज आपके दिमाग में बैठेगी, इस तरह से नहीं बैठने वाली। लेकिन वो बेसिक नॉलेज बिठाने से पहले मुझे भी पता होना चाहिए कि जो कि आज हमने काम किया क्या वो थोड़ा बहुत भी दिमाग में घुसा है या नहीं घुसा। अगर तो वो नहीं घुसा तो फिर मैं दोबारा से इस चीज को आपके एम्फेसाइज करूंगा, थोड़ा सा और इन डिटेल समझाऊंगा। लेकिन अगर वो घुस गया वेल एंड गुड, थोड़ा सा भी घुसा है तो वेल एंड गुड, बाद में फिर हम लोग उसको, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको ज्यादा डीपली समझ रहे होंगे। ये क्वेश्चन है अगेन, ये आपके पास क्वेश्चन है। हमने इसका पहला पार्ट किया कि डिस्क्राइब करो ऑडिट रिस्क को, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द ऑडिट रिस्क इन द अबव सिनेरियो। मैंने बताया इसमें दो किस्म के ऑडिट रिस्क है, पिछली वाली रिकॉर्डिंग में सबसे पहली वाली रिकॉर्डिंग में मैंने बताया कि इसमें दो किस्म के ऑडिट रिस्क है, एक आइडेंटिफाई करके दिया और दूसरा बोला खुद निकालो, किस हिसाब से लिखो, यूजिंग दिस दिस राइट हियर दिस। पहली रिकॉर्डिंग की बात सारी की सारी। फिर मैंने आपको बोला कि आइडेंटिफाई करो बिजनेस रिस्क और उसके बारे में लिखो। मैंने आपको एक बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करके दिया, मैंने आपको बोला इसमें एक और भी मौजूद है वो भी लिखो। वो किस तरह से आइडेंटिफाई करना था, यूजिंग दिस, इसको आइडेंटिफाई करो और फिर लिखने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला सिनेरियो, ये वाली कॉन्सेप्चुअल चीजें यूज कर लो, ठीक है। फिर अब तीसरा इसका क्वेश्चन है, परफॉर्म करो ऑडिट प्रोसीजर्स जो ऑडिट रिस्क आपने ऊपर आइडेंटिफाई किए हैं।
आइडेंटिफाई करो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से लिंक करते हैं, आइडेंटिफाई करो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से लिंक करते हैं, और फिर उसके ऊपर सब इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली सबसे अच्छी चीज क्या वेरीफाई कर सकते हो, मैनेजमेंट की असर्शन कौन सी लग सकती है इस सिनेरियो के ऊपर, आपने ये आइडेंटिफाई करना है। वो ये लिखी हुई है जो आज हम लोगों ने पढ़ ली है कि क्या है मैनेजमेंट की असर्शन। अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आइटम है, इन्वेंट्री की बात उधर हो रही है, ठीक है, इन्वेंट्री की बात हो रही है, तो आप क्या करोगे, एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी है, वैल्यूएशन करनी है, कंप्लीटनेस करनी है, या राइट्स ऑन ऑब्लिगेशन करनी है। इस सिनेरियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एनआरवी वाला इशू चल रहा है IS2 इन्वेंट्री का। अगर वो इशू चल रहा है तो किसके ऊपर मैनेजमेंट का क्लेम गलत हो सकता है, वैल्यूएशन के ऊपर हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम मैनेजमेंट के इस वक्त हमारे लिए ये बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। तो मैं वैल्यूएशन के ऊपर प्रोसीजर बनाना शुरू करूंगा। 2 प्रोसीजर लिखने एटलीस्ट मैंने वैल्यूएशन के ऊपर। मैं रिकैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू एनआरवी कैलकुलेशन IS2 के अकॉर्डिंगली। मैं इंक्वायरी ले सकता हूं, ऑब्जर्व कर सकता हूं बाहर की मार्केट को। मैं इंक्वायरी ले सकता हूं बाहर की मार्केट से, ठीक है, थर्ड पार्टी से, बाहर की दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इंक्वायरी ले सकता हूं। मैं अगर चाहूं तो मैं मार्केट में खुद फेयर वैल्यू का एनालिसिस कर सकता हूं, ठीक है। मैं अगर चाहूं तो सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड इस इन्वेंट्री के आइटम्स के जो यहाँ के पड़ी हुई हैं, इसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड इनवॉइसेस टू वेरीफाई द प्राइस ऑफ द क्या कहते हैं इन्वेंट्री, इन एसेंस टू वेरीफाई द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री। मुझे पता चल जाएगा एनआरवी ज्यादा है कम है। क्या होगा कि अगर मैं सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड खत्म हुआ, उस पर इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई भी है, उसके ऊपर मैनेजमेंट का क्लेम है कि वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक है, 100 की चीज रिकॉर्ड है, 100 पे ही पड़ी हुई है, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना, सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड खत्म हुआ, उसके बाद वो आइटम बिका, आपका 100 पे रिकॉर्ड हुआ था लेकिन बिका 80 का, तो उसकी एनआरवी कितनी हो गई, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, सेल्स सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है सब्सिक्वेंट टू 80 हो गई, तो मेरे पास एनआरबी कितनी आ गई, अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूं कॉस्ट टू सेल 0, एनआरबी कितनी आ गई आपके पास, 0 की आ गई ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं कॉस्ट सॉरी एनआरबी कितनी आ गई, 80 की आ गई उसकी, तो मैं कहता हूं कि अगर मैं इंस्पेक्ट कर लूं सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड इनवॉइस को, जो कि उस आइटम को बेचने के लिए गई भी होगी, और उसमें एनआरवी को मैं फाइंड कर लूं, उसकी सेलिंग प्राइस को मैं फाइंड कर लूं यहाँ पे इनवॉइस को वेरीफाई करके, तो क्या हो जाएगा, मेरी वैल्यूएशन वेरीफाई हो जाएगी, मैनेजमेंट का क्लेम वेरीफाई हो जाएगा। एक प्रोसीजर मैंने बना के दे दिया आपको, अगला प्रोसीजर अब आप खुद बनाओ इस तरह से इन डेप्थ जाके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया सेम सिनेरियो के ऊपर। इस क्वेश्चन को हम लोग खुद सॉल्व करेंगे बैठ के, या आज आपका जो ऑडिट एविडेंस वाला चैप्टर था विच इज चैप्टर नंबर 9, ये वाला ये खत्म हो गया, ठीक है। अब इस चैप्टर को आपने पढ़ना है, इसको समझना है, कुछ चीजें इसमें अगर मिस हो रही है मेरे से पूछनी है लाजमी, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा ये जो चीजें मिस की हैं उसके क्या इशू है, किस तरह से पेपर में टेस्ट हो सकती है, मैं आपको समझा दूंगा अगर आपको नहीं आती। लेकिन इसमें बेसिक जो चीजें थी, जो चीजें समझने वाली, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट थी, वो ये सब कुछ था। ऑडिट एविडेंस क्या होता है, मैनेजमेंट की असर्शंस क्या होती हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इन तीनों चीजों को कंबाइन करके आप ये वाली लाइन यूज करके किस तरह प्रोसीजर बनाते हो, हमने ये चीजें पढ़नी। तो ये आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसमें से आपको 2 ऑडिट रिस्क भी मिलेंगे, आपको बिजनेस रिस्क भी मिलेंगे, आप उसके ऊपर प्रोसीजर भी लगाओगे। फिर जब मुझे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा तो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह लाजमी, और उसमें मैं ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करके दूंगा, लिखाना सिखाऊंगा, उसमें मैं बिजनेस रिस्क बताऊंगा, उसके अंदर मैं प्रोसीजर्स भी लगा के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, एंड अल्लाह हाफिज।